आज का दिन हिंदुस्तान और हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज पूरा भारत जश्न आजादी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। 80 बरस की आजादी का यह जश्न सिर्फ शानदार नहीं बल्कि गौरव, आस्था और राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिखाई दे रहा है। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा एक बार फिर पूरे आन बान शान के साथ लहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा, नए मंत्र रखे और नए संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का आह्वान किया। और इसी तिरंगे की छांव में प्रधानमंत्री ने उस संबोधन को समझने और हर पहलू को देश के सामने रखने के लिए हम लेकर इस कार्यक्रम को आए हैं। हमारा ये विशेष कार्यक्रम है लाल किले से विकसित भारत का मंत्र। मैं हूं निखिल सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास सफर को। तो इस पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया और भाषण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने देशवासियों के भीतर राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकजुटता के भाव को और प्रबल किया। प्रधानमंत्री के भाषण में देश की अर्थव्यवस्था पर खास फोकस दिखा। पीएम के भाषण की बड़ी बातों का अगर हम जिक्र करेंगे आगे अपने इस कार्यक्रम में, लेकिन कितना वो विशेष रहा इसको हम आपको बताएंगे। अपने स्पेशल प्रोग्राम में आगे हम उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये शानदार और बेहद आकर्षक तस्वीरें यकीन मानिए आपके दिल को खुशियों से भर देंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का हर नागरिक कितना गर्व महसूस कर रहा है। बापू को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पहुंचे। वंदे मातरम की गूंज हर ओर सुनाई दी। वहीं वातावरण में गूंजता वंदे मातरम हर दिल में देश प्रेम की नई ऊर्जा भरता हुआ नजर आया। आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन और वंदे मातरम की गूंज एक साथ सुनाई दी, पीएम मोदी ने जनता का अभिनंदन किया, साथ ही बच्चों से मुलाकात भी की। ध्वजारोहण के बाद लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया और ये एक बार फिर से विशेष था। और जश्न आजादी की शानदार तस्वीरें देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के 5 बड़े ऐलान। दरअसल हम आपको यह बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो संबोधन था वो किन मायनों में और क्यों खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी घोषणाएं जो प्रधानमंत्री ने की वो आपको बता रहे हैं। अगला 1 साल युवाओं के लिए बेहद विशेष होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है। जो युवा हैं उनके लिए तो विशेष है कि युवाओं के लिए पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है। अगले 1 वर्ष में कम से कम 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गरीब और मिडिल क्लास के युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के तहत 5 से 15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगला 1 दशक बेहद खास होने वाला है। अगले 1 दशक में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू होने वाले हैं। तो अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है आत्मनिर्भर का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत के लिए सप्तधारा विजन प्रधानमंत्री ने आज दिया देश के सामने। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सप्तधारा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत बनाने के लिए देश को अब एक नई धारा की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मैन्युफैक्चरिंग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कृषि, गतिशक्ति, ग्लोबलाइजेशन, ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया। तो बेहद महत्वपूर्ण है यह सप्तधारा, इसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं का जिक्र कई बार किया। यह बताना भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य को आकार देने में युवा पीढ़ी की भूमिका को भी रेखांकित किया। स्टार्टअप्स और एआई के से
लेकर विनिर्माण और नवाचार तक प्रधानमंत्री मोदी ने उन क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां युवा भारतीय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप अवसर पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके साथ ही युवाओं के लिए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का भी प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ऐलान किया, ताकि बच्चे अपने परिवारों के करीब रह सकें, उनकी देखभाल करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। और युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ऐलान किए। मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने का वादा प्रधानमंत्री ने किया। 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग का वादा भी रहा। 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग का वादा, और इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए करने होंगे नए मौके पैदा। ये भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उन युवाओं के नए मौके देने होंगे, नए अवसर देने होंगे। और ये क्योंकि ये जो वक्त है ये बेहद ज़रूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा यही समय है, सही समय है युवाओं से नए स्टार्टअप्स खोलने की अपील भी की प्रधानमंत्री ने, कि युवा सामने आए और सिर्फ रोजगार वो पैदा नहीं कर रहे बल्कि रोजगार देने वाले भी बने। विनिर्माण और नवाचार का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान दें, इस बात का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। तो युवाओं पर, महिलाओं पर विशेष फोकस रहा और इस बार प्रधानमंत्री ने युवाओं पर खास तौर पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और ड्रोन सिस्टम जैसी एडवांस क्षमताओं में आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना, रेलवे कोच प्रोडक्शन 21 गुना और मोबाइल फोन प्रोडक्शन 33 गुना बढ़ गया है। यह प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात की उन्होंने जानकारी दी। भारत ने डिजिटल और इनोवेशन इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बनाई है। पीएम मोदी ने परमाणु ऊर्जा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर बनेगा। देश में 5 नए रिएक्टर लगाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी में 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य और 6 से 7 वर्षों के अंदर 5 नए रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ऊर्जा सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए और दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की जरूरत है। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है
परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। और प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर भी दिया और किस तरह से भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है इसका भी उल्लेख किया। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा यह समय है जब भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की जरूरत है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ड्रोन सिस्टम जैसी एडवांस क्षमताओं में आत्मनिर्भरता पर फोकस करना इस वक्त की जरूरत है। 2 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया है। दरअसल 12 वर्षों में उन्होंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ा है। रेलवे कोच प्रोडक्शन में 21 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन 33 गुना तक बढ़ा है। डिजिटल इनोवेशन इकोसिस्टम में एक नई पहचान बनी है। तो आप इस स्केल और स्पीड दोनों को समझिएगा कि किस तरह से कितने कितने गुने चीजें बढ़ रही हैं और किस तीव्र गति से बढ़ रही हैं। डिजिटल इनोवेशन इकोसिस्टम में एक नई पहचान बनी है। परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा भारत जब देश में 5 नए रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो 5 नए रिएक्टर लगाए जाने की भी घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से की। इसके साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी में 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की। और अगले 6 से 7 वर्षों में 5 नए रिएक्टर्स शुरू होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स शुरू होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण और किस तरह का ये लक्ष्य है। और इस पूरी विजन पर प्रधानमंत्री की बात रही है लाल किले की प्राचीर से, वो बेहद विशेष रही है। तो हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हम उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जो कि एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रफुल्ल जी। हमारे साथ शिशिर सिन्हा जो कि सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। शिशिर जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आदर्श जोशी जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में युवा चेहरे हैं, युवा प्रोफेशनल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श जी बहुत स्वागत है आपका। और शिशिर जी आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो सबसे पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो स्पीड और स्केल का जो एग्जाम्पल दिया, आपने देखा ना कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 12 वर्षों में 4 गुना, मोबाइल प्रोडक्शन 33 गुना, और एक पूरी लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री ने गिनाई कि किस स्पीड और स्केल से हम बढ़ रहे हैं। और इससे भी आगे का उन्होंने जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात की तो उसमें भी आगे एक और लक्ष्य रख दिया कि 6-7 वर्षों में हम 5 नए रिएक्टर्स भी लगाने जा रहे हैं। तो किस गति से ये चीजें बढ़ रही हैं और इस अवसर को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात का आह्वान किया कि यही सही समय है जब इस अवसर को दोनों हाथों से सब भारतीयों को पकड़ लेना चाहिए। निखिल, अगर इनके पूरे लगभग 75 मिनट के भाषण को अगर मैं 3 मुख्य बिंदुओं में रखूं, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया उसी को आधार बनाते हुए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि अब हम केवल बाजार बन करके नहीं रह सकते। जो ये बात हमेशा से कही जाती रही कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, निवेशकों के लिए बहुत बड़ा मौका है, उद्योगपतियों के लिए बहुत बड़ा मौका है, ये इशारा था कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर किस तरीके से बढ़ना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, अगर आप पूरे भाषण में देखें, हर जगह पर उन्होंने युवाओं को शामिल करने की बात की। आप अभी क्या होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि जब उन्होंने कहा कि आपके घर में जब जनगणना का कार्य हो रहा हो उसमें आप किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं, यानी कि उनको एक एहसास दिलाए कि आपका महत्व का क्या है। तो अगर हम विकास की रफ्तार बढ़ाने की बात करें, विकास का दायरा बढ़ाने की बात करें, उद्योग की रफ्तार बढ़ाने की बात करें, वहां पर युवाओं की हिस्सेदारी इसी से आ सकती है कि जब हम युवाओं को महत्व देना ज्यादा शुरू करें।
तो युवा हमारे लिए केवल माध्यम नहीं है, बल्कि युवा पूर्णता के करीब तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एक बड़ा आधार है। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने जो ये सप्तधारा की शक्ति का जो किया, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें सबसे पहला नंबर जो था, जो पहले स्थान पे है, वो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण की हम बात करें। देखिए आज के दिन में हमारे जो अर्थव्यवस्था उसमें विनिर्माण की हिस्सेदारी 17% के करीब में है। हम काफ़ी समय से इसे 25% तक लाने की बात करें, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री ने उन चुनौतियों की ओर जिक्र किया जिसकी वजह से हम विनिर्माण में वो स्थिति नहीं हासिल कर पा रहे हैं, और उन चुनौतियों के लिए क्या कुछ समाधान हो सकता है ये भी प्रावधान करने की बात कही। तो मुझे लगता है कि ये 3 बिंदुओं को अगर मिला करके देखें, तो जो आपने स्केल की बात की, आपने स्किल की बात की, आपने स्पीड की बात की, वो सभी ये 3 जो हैं वो उस दिशा में कदम उठा सकते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है 2047 विकसित भारत का, उस दिशा में हम अहम कदम उठा सकते हैं। जी, हमारे साथ एक और यंग प्रोफेशनल, जैसा कि मैंने कहा कि वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आदर्श जोशी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। आदर्श जी, आपने देखा एक चीज़ कि प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया। इस पूरे संभाषण में हम आगे भी इसको और आगे इसका आकलन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि युवाओं के लिए बेहद विशेष उनका जोर रहा, क्योंकि उनको लगता है कि और हम सभी को लगता है कि 2047 का विकसित भारत बनाने का अगर जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो युवाओं पर है, और उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी उनको हैं, और युवा लगातार उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स खोलें, अभी आपने देखा। एक दूसरा पॉइंट ये भी दिया उन्होंने कि युवाओं के लिए 1 करोड़ AI स्किल्स, 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे आपको लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इस लिहाज से भी कि जब हम तकनीक में और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, कहते हैं इनोवेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ये आज के युवाओं को ये AI की ट्रेनिंग, तकनीक की ट्रेनिंग, ये बेहद ज़रूरी है। जी, मेरा ये मानना है कि जब हम AI की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत की हम जब बात करते हैं, तो नो डाउट यूथ की एक बहुत अहम भूमिका होगी। 2047 को जब हम देख रहे हैं एक विकसित भारत के करीब, हमने जब से देखा, जब से सरकार आई है, डिजिटल जिन जिन चीज़ों की दरकार हुई है, सरकार ने वो स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन क्यों ना हो, चाहे वो दूसरी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, डिजिटलाइजेशन पे उन्होंने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए, जैसे कि आज हम यूज़ कर पा रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे, जी, जो हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर पा रहे हैं। जी, वैसे ही जैसे कि अब ये भूमिका है कि AI बहुत ज़रूरी है इस वक्त के इस पे। जी, जब हम AI की बात करते हैं, तो आज जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर फील्ड में AI एक अहम भूमिका निभा रहा है। चाहे मैं अगर मेरी फील्ड की भी बात करूं, लॉ से रिलेटेड हो जाए, जैसे इस पे भी 2 पहलू है। लोग कह सकते हैं कि AI यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी टेक्नोलॉजी, हमेशा से वहाँ पे पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। जी, सो हमें नेगेटिव्स पे फोकस ना करते हुए पॉजिटिव्स की ये ट्रेनिंग देने जाने वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज AI को हमें एक पॉजिटिव तरीके से देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट है, रिसर्च कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सारे प्रोजेक्ट्स या सारे कुछ चीज़ें हैं वो AI पे निर्भर हो जाए, जबकि हमें ये सिखाना है उन्हें कि AI का एक सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। आजकल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी हम ये देखते हैं कि ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मेंशन किया कि हमें AI की ट्रेनिंग देनी चाहिए। वैसे ही कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ चीज़ पे फोकस कर रही है। उनका पॉइंट हमेशा से ये रहा है कि हमें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे AI को इस्तेमाल करें। बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल। और जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो बदलते हुए नए दौर में जो भी तकनीक लगातार आ रही है, और अब तो AI का ज़माना है, तो ऐसे में जब हम युवाओं को ट्रेन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में जब हम इंडस्ट्री से उनकी ट्रेनिंग को मैच कर सकेंगे तो जाहिर तौर पर वो अपने आप में बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आपने सही फरमाया। हमारे साथ में प्रफुल्ल केतकर जी मौजूद है। प्रफुल्ल केतकर जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही और मैं चाहूँगा कि आप उसको हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, ये बेहद ज़रूरी है, और हमने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर में महारत हासिल की है। एनर्जी सिक्योरिटी, परमाणु ऊर्जा,
2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचेगी, हमारा लक्ष्य है। अगले 6-7 वर्षों में 5 नए रिएक्टर्स। ये सुनने में लगता होगा, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। निखिल, उसके बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री ने जो कहा ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद, फिर जो विश्व में युद्धजन्य स्थिति है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो पश्चिमी एशिया में हो, इसके बावजूद भारत एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बना हुआ है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी बना हुआ है। हमारा संविधान, हमारी जुडिशियरी बहुत परिपक्व तरीके से भारत की जनता, उनको सबको, इन व्यवस्थाओं को संभाले हुए है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं तो हमको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए जी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इन ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में ये जो हमारी निर्भरता है, कुछ चीजों पर तो हमने उस पर मात कर ली है। चाहे वो हम पहले तो बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी का भी इशू था, उस पर हमने मात कर ली है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान उसमें कृषि और टेक्नोलॉजी दोनों क्षेत्रों का रहा। लेकिन यदि हमको, जिसको फॉसिल फ्यूल बेस्ड, मतलब पेट्रोल और डीजल पर आधारित या कोल पर आधारित जो प्रदूषण करने वाली ऊर्जा है, उससे निकलना है जी, तो हमको हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट में न्यूक्लियर एनर्जी का कंपोनेंट बढ़ाना होगा। और मुझे जहां तक ध्यान में है, शिशिर जी बताएंगे, शायद हमने बहुत पहले से 10 से 12% का टारगेट न्यूक्लियर एनर्जी का रखा था जी। लेकिन हम बहुत बार उसका, एक तो सिविल डिफेंस का इशू आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, और दूसरी तरफ शांति के नाम पर बहुत लोग इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के प्रोजेक्ट को ही विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में ये जो टारगेट है, एक तो हमने 5 न्यूक्लियर नए रिएक्टर्स खड़े कर लिए, लेकिन आने वाले समय में न्यूक्लियर एनर्जी ये सस्टेनेबल भी है और हमारे लिए लेस डिपेंडेंट भी है। और इस दृष्टि से हमको एक निश्चित शेयर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी अभी बहुत बढ़ रही है इस सेक्टर में जी। पहली बार ये सेक्टर ओपन हुआ है, जैसे स्पेस का हुआ है वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है। और ऐसे में मैं मानता हूं कि युवाओं को इसमें भी बहुत सारा, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी सप्लाई चेन में इसमें बहुत बड़ा योगदान करने की संभावना है। और इस दृष्टि से लार्जर न्यूक्लियर जो एनर्जी सिक्योरिटी का गेम है, हाँ। उसमें, और मैं गेम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जी 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 जी। तो उसमें हमको आत्मनिर्भरता की दृष्टि से न्यूक्लियर एनर्जी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में हमको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसी की तरफ आज इशारा किया है। जी 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 बिल्कुल। जी जी शांति कानून का इस समय जो हमारा नया कानून है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जो हमारी निजी क्षेत्र की भागीदारी उसमें चाहिए परमाणु ऊर्जा को विकसित करने में, और साथ ही साथ आप याद करिए कि कुछ देशों के साथ जो समझौते हमने उनके लिए कच्चे माल के लिए किया है, रिएक्टर बनाना तो है ही, हमें उसके लिए कच्चा माल भी चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ के देखें, और 5 से 7 जो हमने अगले 6 से 7 सालों में जो रिएक्टर खोलने की बात की, इन तीनों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो उस दिशा की तैयारी, या यूं कहें कि आधार जो है हमारा बन चुका है। जी बिल्कुल, आधार बन चुका है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये घोषणा प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से की है स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन के अवसर पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु, अभी जो विशेषताएं हैं वो अभी और भी हैं। 75 मिनट लंबा प्रधानमंत्री का भाषण था, तो उसमें अभी कुछ ही बिंदु हमने बात की है। आगे हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस, आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, zero investment, leading organization and unlimited opportunities। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो।
हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की, मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने अभिभाषण में ये भी बताया कि भारत ने तमाम विषमताओं और चुनौतियों को पीछे छोड़कर बीते दशक में तेज रफ्तार से प्रगति की है। फ्रेजाइल 5 से बाहर आकर दुनिया की 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियों में शामिल हो चुका है भारत। ऐसे में देश को अपने उत्पादों की क्वालिटी बढ़ानी होगी, वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन करना होगा और सस्ता उत्पाद तैयार करना होगा। दुनिया के देशों से भारत का FTA करार इस दिशा में एक बड़ा अवसर साबित होगा। आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। तो दुनिया में जो मिलता है उससे अच्छा देना होगा और दुनिया जो मिलता है उससे सस्ता भी देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में सेमीकंडक्टर चिप्स बेहद जरूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मेडिकल उपकरण और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हर जगह आज इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बिना कोई भी जरूरी काम नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। PM मोदी ने बताया कि भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8
सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला। और इन बातों को भी आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमानों के साथ में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी, शिशिर सिन्हा जी और आदर्श जोशी तीनों लोग जुड़े हुए हैं। शिशिर सिन्हा, सबसे पहले आपके पास आते हैं। फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकॉनमी में तक बढ़ने की बात प्रधानमंत्री ने की। ये बात हम काफ़ी समय से जानते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आज मूल बात कही कि अब दुनिया में हम सिर्फ एक बाजार नहीं रह गए हैं, सबसे सस्ते उत्पाद भी हों, सबसे उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इस उद्घोषणा को? देखिए, अगर आप सप्तधारा को याद करिए, उसमें से एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5वां या 6ठा गति शक्ति है जी, चौथा है, माफ कीजिएगा, वो सातों याद रखना सीक्वेंस। ये जो गति शक्ति है, इसके ऊपर हमें विशेष बात करनी है। गति शक्ति क्यों लाया गया? गति शक्ति लाने के पीछे मकसद ये था कि हमारे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी कि कच्चे माल को प्लांट तक पहुंचाना और प्लांट से तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाना, उसकी लागत कैसे कम हो। ये लागत को कम करना क्यों जरूरी है? अगर आप 13-14% आपकी लागत हो तो आपकी जो प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर असर पड़ता है। अब जो है वो अभी जो एक अध्ययन किया गया था, उसमें पाया गया कि हमारा ये जो लागत है, हमारी लागत जो है वो एकल अंक में है, यानी कि सिंगल डिजिट में आ चुका है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान आपका सस्ता होगा तो आसानी से बिक सकेगा। लेकिन केवल सस्ता होना ही काफी नहीं है, आपके लिए सामान की गुणवत्ता भी बहुत जरूरी है। और आप अगर याद करिए तो 2017-18 में भी जब पहली बार ये जब कहा गया था कि 0 डिफेक्ट पे हमें जाना है, यानी कि बिल्कुल ही कोई कमी ना रहे, ऐसा सामान हमें तैयार करना है, वो अब उस दिशा में काफी हमने प्रगति की है। वो एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि आपको अपने गुणवत्ता में और सुधार करना है, ताकि ये जो डिफेक्ट का मामला है ये पूरी तरह से खत्म हो सके। तो लागत कम हो, गुणवत्ता बेहतर हो, बाजार में आपको सामान बेचने में बहुत आसानी होगी। तो जो इन्होंने आपने बात करी कि अब हम बाजार नहीं रह गए कि हमारे यहाँ कोई भी चीज आकर के आप बेच देंगे, हमें कहीं जाकर के अपने सामान बेचने हैं, तो ये प्रतिस्पर्धात्मक हमारी स्थिति तभी मजबूत होगी जब हम इन दो मामले में, लागत और गुणवत्ता के मामले में, हम बेहतर हों। यानी मेड इन इंडिया का जो टैग होगा वो अपने आप में एक बड़ा ब्रांड हो जाए, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, एक बात प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर को लेकर के कही कि कितना महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर प्लांट, उनका 3 लग चुके हैं, और उसके साथ ही साथ आने वाले 7-8 वर्षों में आप 5-7-8 प्रधानमंत्री ने कहा, तो जो विजन है वो उसको आप सोच सकते हैं। और सेमीकंडक्टर में एक हब होना कितना महत्वपूर्ण है ये देश देख रहा है। कैसे देखते हैं इसको, प्रधानमंत्री का जो विजन है उसको? देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से आज डिजिटल टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम एआई कहते हैं और बहुत बार एआई बोलने के बाद लोगों को केवल चैट जीपीटी ही समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे जो फंडामेंटल हार्डवेयर काम करता है और सारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसमें सेमीकंडक्टर की बहुत भूमिका है। वैसे ही वो सारे के सारे मोबाइल और उससे जुड़े हुए टेक्नोलॉजी में है। अब हमने क्या किया है कि चाहे वो असम हो, चाहे वो बेंगलोर टू चेन्नई वाला कॉरिडोर हो, हम धीरे धीरे डिफेंस और सेमीकंडक्टर दोनों सेक्टर्स में इस तरीके के कॉरिडोर्स और इस तरीके के हब डेवलप कर रहे हैं कि जहां पे कुछ चीजों में तो हमको इंपोर्ट जरूर करना पड़े, कुछ चीजों में तो हमको जरूर कुछ ना कुछ निर्भरता रहेगी, लेकिन जहां तक प्रोडक्शन की और सप्लाई चेन की लाइन है, वहां पे हमें क्रिटिकल मास बनकर उभरे। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करना, जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द प्रयोग किया, और वो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण, क्योंकि देश का जो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है, वो टेक्नोलॉजिकल अभी केवल एनर्जी सेक्टर का सेल्फ रिलायंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सेल्फ रिलायंस नहीं चलेगा, तो सेमीकंडक्टर या टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, उसके लिए टेक्नो नेशनलिज्म भी लगेगा, मेड इन इंडिया को भी सक्सेसफुल होना होगा, अपने यहाँ के लोगों को इनोवेटिव चीजें करके पेटेंट्स भी लेने होंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ जगह पर सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगना, वहां पे प्रोडक्शन शुरू होना, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये इकोसिस्टम डेवलप होना,
एजुकेशन और इंडस्ट्री, आईआईटीज एंड इंडस्ट्री, इनका एक जिसको हम कह सकते हैं कि सेक्टोरल पार्टनरशिप बनना, ये मुझे लगता है आने वाले समय के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम होंगे, तभी ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से सही दिशा में काम करेगा। जी निश्चित तौर पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। प्रधानमंत्री का जो संभाषण का जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस, आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। छोटे सच बोल, तूने ये फोटोशॉप किया है ना? क्या भैया, कुछ भी। तू कॉलेज में भी ऐसे ही मार्कशीट एडिट करके पापा को दिखाया करता था। भैया मैं अपने खुद के घर का बिजली का बिल क्यों फोटोशॉप करूंगा? तो फिर ये जीरो बिल पॉसिबल कैसे? भैया पीएम सूर्यघर से बिजली की बचत भी पॉसिबल है और पावर जनरेशन भी। वाह रे ऊपर वाले, तेरा ही कमाल है। अब बिजली बिल होगा जीरो। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, हर घर सूर्यघर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की, मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त देश का एक बड़ा हिस्सा माओवाद और नक्सली हिंसा का शिकार था। सत्ता में भी माओवाद समर्थक शामिल थे। पीएम ने कहा कि जब आपने हमें 2014 में मौका दिया तो उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे, और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा में अब वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं अपने, और उनकी अब कोई ताकत नहीं बची है। पीएम ने दिमागी नक्सलियों की पहचान करने और उन्हें अलग थलग करने का भी आह्वान किया। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। और अब आपको बस्तर के सुकमा से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कभी बंदूकें थीं, आज वहां तिरंगा है। जहां कभी संविधान के खिलाफ संघर्ष था, वहां आज राष्ट्रगान गूंज रहा है। सुकमा के पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी तिरंगा फहराया और आज़ादी का जश्न मनाया। ये सिर्फ तिरंगे की तस्वीरें नहीं हैं, बस्तर में बदलती तस्वीर और नई आज़ादी की कहानी है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है, तो दूसरी तरफ बस्तर के पुनर्वास केंद्र में भी आत्मसमर्पण नक्सली स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं पुनर्वास केंद्र में हूं और यहाँ पर आत्मसमर्पण नक्सलियों के द्वारा स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर आत्मसमर्पण नक्सली ध्वजारोहण कर रहे हैं। बस्तर वही इलाका है जो कभी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। इस इलाके में बम बारूद और गोलियों के नाम से बस्तर को जाना जाता था, लेकिन अब बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस इलाके में कभी बम बारूद के नाम से बस्तर को जाना जाता था, वो इलाका पूरी तरह से बदल चुका है। ये आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो यहाँ पर ध्वजारोहण किया है और साफ तौर पे ये पहले कभी संविधान को नहीं मानते थे, ये कभी ध्वजारोहण नहीं करते थे, लेकिन पहली दफा होगा कि इन्होंने यहाँ पर ध्वजारोहण किया। बस्तर के सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्र की तस्वीर है जहां पर आत्मसमर्पण नक्सलियों के द्वारा यहां पर ध्वजारोहण किया गया। सबसे सुंदर तस्वीर भारत की है और ये बस्तर की तस्वीर है। देखिए, इनके हाथ में तिरंगा है और राष्ट्रगान गा रहे हैं, भारत माता की जय कह रहे हैं। हम ये कह सकते हैं यही बदलते बस्तर की खूबसूरत तस्वीर है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, सुकमा। तो बदलते बस्तर की तस्वीर आपने देखी, जहां कभी गोलियां गूंजती थी वहां आज तिरंगा लहराया जा रहा है। कभी बस्तर के घने जंगलों में माओवादी संगठन का एक बड़ा और सक्रिय चेहरा माना जाता था, जिसे हाथ में कभी बंदूक हुआ करती थी, आज उन्हीं हाथों में बदलाव की कहानी है। और जुबान पर बंदूक नहीं, हाथों में दरअसल बंदूक नहीं है, बस्तर के बदलते भविष्य की आवाज है। तो देखिए, बीजापुर जिले से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं बीजापुर के पुनर्वास केंद्र में हूं और 31 मार्च 2026 के बाद किस तरह की तस्वीर बदली है, मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, बीजापुर में पुनर्वास केंद्र है। इस पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पण नक्सली यहाँ पर अलग अलग जगहों के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोई यहाँ पर सिलाई मशीन सीख रहा है, कोई ड्राइविंग सीख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है, कोई यहाँ पर कंप्यूटर बनाने की सीख रहा है। ये वही लोग हैं जो करीबन 20 वर्षों तक नक्सली संगठन में रहने के बाद अब ये पुनर्वास कर लिए हैं, आत्मसमर्पण कर लिए हैं। बस्तर बदल रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये वही नक्सली हैं जो वर्षों तक संगठन में थे, 20 साल संगठन में थे, लेकिन आज यह नया जीवन जी रहे हैं। पुनर्वास केंद्र में अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसे हम कह सकते हैं बस्तर की बदलती तस्वीर। रे लारे 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 रे लारे 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 हो लारे लारे। यही बदलते बस्तर की तस्वीर है। कभी इनके हाथों में AK-47 हुआ करता था, अब ये गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और बता रहे हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बीजापुर। तो ये थी बदलते बस्तर की तस्वीर। किस तरह से माओवादी जिनके हाथों में, जैसे हमारे संवाददाता कह रहे थे कि कभी AK-47 हुआ करती थी, आज वो गीत गुनगुना रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की, मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। PM फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश
और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस, आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण लागू करने के लिए देश के राजनीतिक दलों से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना समय की मांग है। सभी दलों से इसका समर्थन करने और इसका श्रेय लेने की अपील भी की उन्होंने कि इसका श्रेय ले लीजिए मगर इसको पास करा दीजिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा था, उस टारगेट को पूरा कर चुके हैं और अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रख रहा है और उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ बने हुए हैं, और प्रफुल्ल केतकर जी, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि इसको लागू करा दीजिए, श्रेय ले जाइए लेकिन उसको लागू कराइए। क्या कमेंट्स हैं आपके? देखिए निखिल, हम देख रहे हैं लगभग 1990 के दशक से हर बार जब महिला आरक्षण का विधेयक आता है तो उस समय कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। कभी वो जातिगत आरक्षण पर रुक जाता है, कभी वो किसको इसका श्रेय मिलेगा इसलिए रुक जाता है, और अलग अलग दलों ने, अलग अलग सरकारों ने इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयत्न किए। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और एनडीए की गवर्नमेंट ने एक अलग पहल की है कि वो डिलिमिटेशन के साथ लिंक करते हुए सीटें भी बढ़ेंगी और उसके साथ साथ महिला आरक्षण भी ये होगा। तो जो आज की प्रस्तावित सीटें हैं उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन इसको अब डिलिमिटेशन का इशू बनाकर इसको रोकने का प्रयास हो रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है ऐसा कि जिस तरीके से सरकार अलग अलग दलों के साथ बातचीत कर रही है और एक मेजॉरिटी का प्रयास सरकार ने करके देखा, लेकिन क्योंकि संविधान संशोधन उसके लिए करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये 50% इंक्रीज इन सीट्स का जो प्रावधान है उसको लिखित रूप में लाकर सरकार इसको करवाने का प्रयास करेगी। लेकिन इस दृष्टि से, क्योंकि देखिए एक जमाने में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं जी, और जब से G20 हुआ है, प्रधानमंत्री जी एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट। जी 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 जी, तो केवल प्रतिनिधित्व नहीं देना है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना है। और हम आज स्पेस टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, इसरो जैसी, DRDO जैसी, नेशनल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जैसी
बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में सब जगह पे महिलाओं की भागीदारी 50% और उससे भी ज्यादा पहुंच गई है। विमेन लेड डेवलपमेंट तो की ये बात आपने दिखाता है। कही, बिल्कुल इसी पर दरअसल मैं चाहता हूं कि प्रफुल्ल केतकर जी, मैं चाहता हूं कि शिशिर सिन्हा जी आपसे इसका इकोनॉमिक एंगल भी थोड़ा समझ लें, आर्थिक सामाजिक, क्योंकि जिस विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री ने तो आरक्षण, महिला आरक्षण की बात कही, लेकिन इसका क्या असर होगा आर्थिक सामाजिक तौर पर हिंदुस्तान में, इसको थोड़ा बताएंगे? देखिए, नीति निर्माण में अगर उनकी हिस्सेदारी होती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी नीतियां जहां पर हम कहते हैं कि महिलाओं के पक्ष को खुल करके रखने की बात आती है वो वहां रख पाएंगी। और इसका फायदा निश्चित तौर पर जो हम कहते हैं ना आधी आबादी है, उन आधी आबादी के लिए नीतियां किस तरीके से खास तौर पर बनाई जाए और वो नीतियों के अमल किस तरीके से हो। मुझे लगता है कि इस आरक्षण विधेयक का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप संसद में या विधानसभाओं में इतनी महिलाओं को ले आएं, बल्कि नीति निर्माण, नीति अमल, इनमें उनको किस तरीके से शामिल किया जा सके वो उस दिशा में उठाया गया एक कदम होगा। बिल्कुल। और एक बात मैं आदर्श जोशी जी आपसे समझना चाहूँगा, अभी हम एफटीए की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उसकी चर्चा की थी, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो आज के दौर का भारत है, भारत की जो छवि है वो बदल चुकी है, भारत का प्रोफाइल बदल गया है। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार है, वाइब्रेंट लोकतंत्र है, और ऐसे में कितना असर आपको लगता है कि ये 40 देशों के साथ एफटीए किया है तो ये रोजगार के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि प्रोफेशनल्स का 40 देशों के साथ हम जब एफटीए कर रहे हैं तो प्रोफेशनल्स का मूवमेंट आना जाना, ये कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो जो मुझे समझ आया प्रधानमंत्री जी का जो कहना था, वो यूथ से ये कहना चाह रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाह रहे कि आप सिर्फ बेनिफिशियरीज रहे, हम जो भी डेवलपमेंट्स या जो भी लेकर आ रहे हैं युवाओं के लिए, जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं युवाओं के लिए, उनका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक एंड पे रह के बेनिफिशियरीज ही रहे इस चीज़ के, बल्कि साथ आए और 2047 का जो उनका एम है उसको पूरा करे साथ आकर, ना कि एक एंड पे रह के कि सिर्फ इसी चीज़ की बात करते रहे कि क्या उस चीज़ से युवाओं को हासिल हो रहा है या क्या इस पॉलिसी से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, बल्कि साथ आए। जैसे कि जब हम सिविक सेंस की भी बात करते हैं, कई योजनाएं आई है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, तब वैसी योजनाएं उन्होंने तब भी लेकर आए, तब भी उनका मोटिव यही था कि सरकार तो काफ़ी चीज़ों को लेके इम्प्लीमेंटेशन रखेगी, बट उनका मोटिव यही था कि अगर उस चीज़ को हासिल करना है तो हम सबको साथ आना पड़ेगा, हम सबको साथ मिलकर उस चीज़ को हासिल करना पड़ेगा। और युवाओं को के लिए दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये प्रधानमंत्री का जज्बा था। दरअसल बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रफुल्ल केतकर जी आपका, शिशिर सिन्हा जी आपका, और आदर्श जोशी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से लाल किले से विकसित भारत का मंत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किस तरह से उन्होंने 7 दरअसल मंत्र दिए एक तरह से कि किस तरह से विकसित भारत को आगे ले जाने के लिए सप्तधारा का ये मंत्र है और इसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। एक एक बात उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विकसित भारत को आगे कैसे ले जाना है, ये अवसर कैसा है हम सब के लिए कि इसको दोनों हाथों से पकड़ लेना है, परिश्रम करना है और विकसित भारत 2047 की तस्वीर को हमें गढ़ना है, उसके लिए हम सबको तैयार होना है। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।